गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में अरस्तु के क्रांति पर विचार। यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी राजनीतिक अस्थिरता थी। यूनानी नगर राज्यों में क्या होता था कि जल्दी जल्दी सरकारें बदलती थी और शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता था। अरस्तु ने स्वयं इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणाम भी देखे थे और वो इससे परेशान भी थे। उसने इस अस्थिरता, जिसे उसने क्रांति का नाम दिया है, को दूर करने के उपाय सुझाने का निश्चय किया। उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसकी 7वीं पुस्तक में उसने राज्य क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों पर प्रकाश डाला और दूसरी पुस्तक में उसने उन उपायों का सुझाव दिया है जिनके आधार पर क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है, अर्थात क्रांति को रोका जा सकता है। तो अरस्तु स्वयं व्यथित थे क्रांति से, क्योंकि बहुत ही जल्द अगर राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है तो उस राज्य का विकास नहीं हो पाता। तो अरस्तु ने क्रांति और उसके कारण और निवारण के उपाय, इनका विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षण के आधार पर किया। वैसे भी उन्होंने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने अपने जो भी विचार इस पर रखे वो बुद्धिमत्ता पर आधारित कहे जा सकते हैं। क्रांति से अभिप्राय कोई युद्ध या रक्त रंजित क्रांति नहीं था उनका। क्रांति से अभिप्राय अरस्तु के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया गया, वरन उनके अनुसार राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। क्रांति से क्या अभिप्राय है? अरस्तु ने क्रांति शब्द का प्रयोग कोई फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया, वरन अरस्तु के अनुसार राज्य, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। क्रांति के कई रूप हो सकते हैं, उसमें हम मुख्यतः 3 रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था स्थापित करना, जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के स्थान पर जनतंत्र स्थापित करना। दूसरा है अनेक बार क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं, किंतु उसके आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए होती है, जैसे जनतंत्र को अधिक या कम जनतंत्रात्मक बनाना, अर्थात उसका जो उसमें आंशिक परिवर्तन कर दिया जाता है। और इसी तरह से यदि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए भी शासन करने वाले व्यक्तियों में कोई परिवर्तन होता है तो वह भी एक क्रांति का ही रूप है। तो इस तरह से अरस्तु ने ये कहा कि विशेष बात यह है कि देश के शासक वर्ग में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे उन परिवर्तनों से शासन व्यवस्था का मूल रूप अप्रभावित रहे, अरस्तु उन्हें क्रांति ही कहेगा। तो क्रांति के कई कारण हैं, उनमें हम 2 भागों में बांट सकते हैं कि क्रांति के कुछ सामान्य कारण हैं और कुछ विशेष कारण हैं, और तीसरा यदि हम देखें तो उसमें कुछ शासन व्यवस्था से संबंधित जो सामान्य कारण में ही हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो क्रांति के कारणों में सबसे पहले हम करेंगे सामान्य कारण कौन कौन से हैं जिनकी वजह से क्रांति होती है एक राज्य में। तो उसमें सबसे पहला उन्होंने बताया असमानता। असमानता क्रांति का सर्वप्रथम कारण है। व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए एक इच्छा होती है। समानता के वैसे 2 रूप होते हैं, एक तो पूर्ण समानता होती है और दूसरी आनुपातिक समानता। साधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और यह महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। आनुपातिक समानता का अर्थ योग्यता संबंधी समानता है
और विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए यह महसूस करते हैं कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में अधिक भाग नहीं मिल रहा है। पूर्ण और आनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध का परिणाम ही क्रांति है और ये क्रांति के रूप में प्रकट होता है। स्वयं अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोही बना करते हैं और बराबर स्थिति वाले बड़े बनने के लिए। यही वह मनोदशा है जिसमें क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। तो अरस्तु ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण असमानता है। कुछ लोग योग्यता में अपने आप को अधिक मानते हुए या योग्यता में होते भी अधिक हैं, ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो, और कुछ सामान्य साधारण लोग ये चाहते हैं कि मनुष्य होने के नाते हमें बराबर माना जाए, और ये क्रांति का मुख्य कारण कहलाता है। अन्याय दूसरा उन्होंने बताया। अन्याय क्या है कि क्रांति का मूलभूत कारण बताया है इन्होंने, अरस्तु ने इसे अन्याय को, कि यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है या दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो असंतोष का उदय हो जाता है, और यही क्रांति को जन्म देता है। क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार है, इसलिए अन्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण हैं। तो इस प्रकार असमानता और अन्याय क्रांति के दो सामान्य कारणों में आते हैं। अब हम करेंगे विशेष कारण। क्रांति के विशेष कारण कौन कौन से हैं? तो विशेष कारणों में जैसे शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा। जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह नहीं करता और अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है तो उस शासन प्रणाली या शासक के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। फिर है जैसे सम्मान की लालसा। जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो भी विद्रोह हो जाता है। फिर हम लेंगे इसमें किसी प्रकार की उत्कृष्टता। किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण होता है। जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं करता और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है, जिससे क्रांति उत्पन्न होती है। घृणा भी क्रांति को जन्म देती है, क्योंकि धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो विद्रोह हो जाता है। भय दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है, अपराध से बचने के लिए और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। प्रमाद भी क्रांति का मुख्य कारण माना गया है। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान शासक के प्रति निष्ठावान नहीं होते और शासन को बदल देते हैं। विदेशी या विजातीय तत्व। विदेशी या विजातीय तत्व भी क्रांति का कारण बन जाते हैं। यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकीकरण नहीं हुआ तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती है। कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी उसके भी परिणाम गंभीर होते हैं और क्रांति हो जाती है, क्योंकि यदि कुछ छोटी मोटी घटनाएं राज्य में होती है और शासक ध्यान नहीं देता तो वो विकराल रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए कुलीन युवकों के प्रणय संबंधी कलह ने राज्य के अधिकारियों को दो वर्गों में विभक्त कर दिया और राज्य को क्रांति का भी सामना करना पड़ा। फिर अब परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्गों धनी एवं निर्धन का राज्य में संतुलित होना भी है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल होता है तो सामान्यतः संघर्ष नहीं होता, किंतु जब दोनों पक्षों की शक्ति बराबर होती है और दोनों को विजय प्राप्त करने की आशा रहती है तो वह विद्रोह करने या विद्रोह करके सत्ता हासिल करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरह से क्रांति के कुछ
विशेष कारण भी है। थोड़े से हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि विभिन्न राज्य या शासन प्रणालियों में क्रांति के कुछ अलग कारण रहे। जैसे प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण है वाग्वीर। ये वाग्वीर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। अनेक बार ये वाग्वीर नेता अपने जोशीले भाषणों के आधार पर स्वयं शासन सत्ता भी हथिया लेते हैं। तो इसे हम वाग्वीरों की क्रांति भी कह सकते हैं। वाक्पटुता के आधार पर ये अपने जोशीले भाषणों से जनता को भड़का के क्रांति करवाने के लिए विवश कर देते हैं। धनिक तंत्र में क्रांति दो विशेष कारणों से होती है। पहला, शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्याय युक्त व्यवहार, और दूसरा, शासक वर्ग में फूट तथा दलबंदियाँ। तो ये धनिक तंत्र में दो मुख्य कारण माने गए हैं, क्योंकि शासक क्या करता है, कई बार सामान्य व्यक्ति के प्रति अन्याययुक्त व्यवहार करता है और कई बार शासक वर्ग में आपसी फूट और दलबंदियाँ भी हो जाती है। तो ये भी क्रांति को जन्म देते हैं। कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले तीन प्रमुख कारण माने गए हैं। कुलीन तंत्र में प्रथम, पद अथवा प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में सीमित कर देना। दूसरा, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा असंतोष। और तीसरा, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। संवैधानिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण लोगों द्वारा अपने शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली समझना है। तो कुलीन तंत्र में जो कारण माने गए हैं कि कई बार क्या करते हैं, शासक वर्ग प्रतिष्ठा और पद बहुत कुछ या कम लोगों के हाथ में सीमित कर देते हैं, जिससे आक्रोश पैदा होता है। और कई बार किसी शक्तिशाली व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका शासन के प्रति असंतोष पैदा हो जाता है और विभिन्न वर्गों के बीच में जब उचित सामंजस्य नहीं बैठा पाती है शासन व्यवस्था, तो भी क्रांति हो जाती है। राजतंत्र में क्रांति प्रमुख रूप से इन कारणों से होती है, जैसे शासक या सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार, जिससे जनता में शासन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। किसी प्रमुख व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान, जिससे वह षड्यंत्र और विद्रोह के लिए प्रेरित हो। और विरोधी लक्षण वाले पड़ोसी राज्य का प्रभाव। तो अरस्तु ने क्रांति के कारणों की जो विवेचना की है, उस पर मैक्सी ने लिखा कि इसमें संदेह नहीं कि अरस्तु की दृष्टि क्रांति के मूल कारणों तक पहुंच गई है। उसके द्वारा गिनाए गए एक या अधिक कारण अब तक हुई प्रत्येक राजनीतिक क्रांति में देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से अरस्तु ने जो क्रांति के कारण बताए हैं, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं और वो कहीं ना कहीं हम यदि देखें तो क्रांतियों के पीछे, जितनी आज तक क्रांतियाँ हुई हैं, उनके पीछे अरस्तु की विचारधारा हमें प्रभावशाली नज़र आती है। कहीं ना कहीं अरस्तु के विचार हमें उनमें नज़र आते हैं, जो कि कारण बताए हैं अरस्तु ने। धन्यवाद।